दिस इज़ मी कृषा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th कॉमर्स गुजरात बोर्ड का ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है कमर्शियल करस्पॉन्डेंस एंड सेक्रेटोरियल प्रैक्टिस। इसके हम जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि कमर्शियल करस्पॉन्डेंस उसके लास्ट चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है और इसके बाद आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आप न्यू हैं या देखते आ रहे हैं तो स्टे ट्यून्ड। अभी आगे जो है आईएमपी क्वेश्चंस के मैं वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ और अगर आपको लगे कि मेरी मेहनत थोड़ी बहुत सही है या सही डायरेक्शन में जा रही है या आपको हेल्प कर रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इसको आपके फ्रेंड्स को शेयर करके मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और आपकी भी। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट में हमने 8.1 जो है वो पूरा कर लिया था। आज हम करेंगे 8.2 को यानी कि लेटर्स रिगार्डिंग कलेक्शन। ठीक है, शुरुआत करें आज के इस चैप्टर की तो वीडियो की। तो कलेक्शन लेटर्स का इंट्रोडक्शन ऐसे है कि गुड्स क्रेडिट पे सिर्फ तभी दिए जा सकते हैं जब कस्टमर के बिजनेस का सारा हमने जांच पड़ताल कर लिया है और उसके बिजनेस का जो ओपिनियन है वो सही है। ओपिनियन यानी हमने जिससे राय मांगी थी कि ये इंसान सही है कि नहीं, उसने बोला हाँ सही है, फेवरेबल यानी आपके फेवर में है। सेलर जो है वो पूरी इंक्वायरी करता है सामने वाले का फाइनेंशियल स्टेटस के वो साउंड है कि अनसाउंड है, उसका ट्रस्टवर्दीनेस कितना भरोसेमंद है, उसका रेपुटेशन मार्केट में उसका नाम कैसा है जो उससे परचेज करना चाहता है गुड्स बल्क में और साथ ही क्रेडिट में। अगर वो पैसे कैश पे दे दे तो इतनी बड़ी बात ही ना हो, लेकिन वो क्रेडिट पे ले रहा है इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो बायर की बैंक के साथ भी वो रेफरेंस लेता है। कौन लेता है? सेलर अपनी खुद की बैंक के थ्रू लेता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सेलर हूँ, आप बायर हैं, मेरा अकाउंट एसबीआई में है, आपका अकाउंट बीओबी में है, तो मैं मेरी एसबीआई को बोलूंगी कि आप इनकी बीओबी से, और इनका ये अकाउंट नंबर है, इनसे पूछिए कि ये कस्टमर कैसा है। तो एसबीआई बीओबी को पूछेगा, बीओबी उसको जवाब देगा, एसबीआई को जो जवाब मिलेगा वो मुझे बताएगा। ठीक है, अभी तक हमने इतना पढ़ लिया है। जब हम गुड्स उनको सप्लाई करते हैं तो हम उम्मीद लगाते हैं कि पेमेंट जो है एक उतने ही टाइम लिमिट में जो फिक्स करी थी उतने में आ जाए। रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए, आइडियल सिचुएशन है। वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम हो जाती है अगर पेमेंट उतने समय में नहीं आता। सपोज कर लीजिए मैंने 10 जनों को माल क्रेडिट पे दिया है, अगर वो 10 के 10 या उसमें से मैक्सिमम लोग मुझे समय पे मेरा पेमेंट नहीं देंगे तो मैं आगे दूसरी खरीदी कैसे करूंगी? मेरा काम तो वहीं रुक जाएगा ना। डायरेक्टली मेरे डेली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे असर पड़ेगा। बिजनेसमैन जो क्रेडिट पे चीजें बेचता है तो उसको ये पॉलिसी बना देनी पड़ती है कलेक्शन के बारे में। कलेक्शन लेटर्स का दूसरा नाम है डनिंग लेटर्स। इंग्लिश में टू डन का मतलब है बार बार सामने वाले को रिमाइंड करवाना कि आपका पेमेंट बाकी है या उनको बोलना कि जल्दी से पेमेंट कर दीजिए। कलेक्शन लेटर्स का जो पर्पस है वो ये है कि हम जो उनसे हमारा अमाउंट जो लेना बाकी है उसको रिकवर करना चाहते हैं यानी कि लेना चाहते हैं। ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कलेक्शन लेटर लिखें तो ध्यान रखना चाहिए कि क्लाइंट का जो डिग्निटी है उस पर कोई ठेस ना पहुंचे, उसको कोई हानि ना पहुंचे और जो रिलेशंस जो है वो बिगड़े ना। रिकवर मनी बट रिटेन कस्टमर यानी आप उनसे पैसे तो ले लीजिए लेकिन वो कस्टमर आप ही का बना रहे, ऐसा काम करिए। जब भी आप कलेक्शन लेटर लिखें तो इस प्रिंसिपल का ध्यान रखें। रियलिटी में कलेक्शन लेटर्स को हम रिमाइंडर के तौर पे देखते हैं। प्रॉपर मॉरल प्रेशर होता है कि भाई हम हमारे कलेक्शन लेटर से पैसे निकलवाना चाहते हैं आपसे, सीधी सी बात है, यही हमारा एक उद्देश्य है, वरना हम आपको कोई कलेक्शन लेटर लिखे ही ना। तो स्टेजेस हैं, सबसे पहला कि आप एक इनडायरेक्ट और सिंपल रिमाइंडर उनको देंगे जब भी ड्यू डेट पूरी हो जाती है, जब भी आपका आउटस्टैंडिंग पेमेंट रहता है उसकी जो डेट है वो खत्म हो गई है तो फिर आप उनको रिमाइंडर देंगे। अगर इससे पहले रिमाइंडर का कोई रिप्लाई नहीं है तो दूसरे टाइम पे आप उनको एक और लेटर लिखेंगे फ्रेंडली मैनर में कि आप उनसे जानना चाहते हैं कि क्यों अभी तक पेमेंट नहीं हुआ और प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएंगे। तीसरा, सेलर जो है वो कस्टमर को सभी तरह से उसकी मदद करने को तैयार है, लेकिन अगर मान लीजिए सही रिस्पॉन्स उससे नहीं, उसको भी नहीं मिलता है तो सेलर मजबूर हो जाता है लिटिगेशन के लिए जाने के लिए, यानी कोर्ट जाने के लिए। वो आपके ऊपर फाइल चार्ज कर सकता है, वो आपका केस कर सकता है, कुछ भी, और ये आपके जो कस्टमर है आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाएगा। लीगल प्रोसीजर की जो डेट है यानी कि जो कोर्ट की तारीख है वो फाइनली बताई जाती है और लेटर जो है उसका कोई असर नहीं हुआ ये उनको बताया जाता है। इफेक्टिव कलेक्शन लेटर्स जो हैं लिखने के लिए कुछ टिप्स हैं हमारे पास, मेरे ख्याल से 10 टिप्स हैं। सबसे पहली टिप देखिए क्या है कि जो कंटेंट आपका है वो फ्रेंडली एटीट्यूड का होना चाहिए, यानी कि आपको ज़्यादा उस सामने वाले के ऊपर हावी नहीं होना है। कलेक्शन लेटर लिखने के समय पे आपको मान लेना है कि कस्टमर सही है, यानी जो वो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। जो लेटर में आप मैसेज लिखेंगे वो पॉजिटिव, होपफुल और फ्री फ्रॉम प्रीजुडाइज, यानी आप सामने वाले को गुस्सा नहीं दिखाएंगे, आप उससे कोई बेइज्जती से बात नहीं करेंगे, आप उससे एक प्रॉम्प्ट मैनर में, एक प्यार से, नम्रता से उससे उसके अपने पैसे जो हैं आप मांग रहे हैं। लैंग्वेज जो है लेटर की बड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए, भले वो हमारे पैसे ना दे लेकिन हम उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेंगे। कलेक्शन लेटर जो है वो सीक्वेंस में होनी चाहिए, यानी कि
आप लेटर शुरुआत करने में ही फट नहीं जाएँगे कि मेरे पैसे दे दीजिए। शुरुआत थोड़ा नम्रता से करिए और फ़र्मनेस होनी चाहिए आपकी टोन में। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डगमग नहीं होना चाहिए। कलेक्शन लेटर जो है जब स्किलफुली और फ़र्मनेस के साथ लिखा जाता है तो ये इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए। सारा गुस्से वाली बातें उसमें नहीं भर देनी है, टू द पॉइंट बात करिए। साथ ही साथ जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, है ना? यानी कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो उसके बाद क्या होगा? हाँ, वो ज़रूर लिखिए उसके अंदर। लीगल एक्शन के बारे में उनको बोलने से पहले आपको उनको एकदम प्यार से रिमाइंड करवाना है कि अगर मैं आपके ऊपर लीगल एक्शन ले लूँगा, तो आपका डिग्निटी, रेपुटेशन और सिंसियरिटी आपके बिज़नेस में चली जाएगी। आपका जो मार्केट में नाम है वो चला जाएगा। अब जो सेलर है, उसको 3 नुकसान होंगे। अगर सामने वाले ने पैसे नहीं दिए, तो 3 नुकसान होंगे। कौन से? एक तो पैसों का नुकसान होगा वो अलग, गुड्स चले गए उसका नुकसान हो गया वो अलग और लास्ट में कस्टमर भी चला जाएगा, है ना? तो ट्रिपल लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि हम ये लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए कॉम्प्रोमाइज़ करने का एक बीच का रास्ता निकालना बड़ा ज़रूरी होता है। कस्टमर को जो है रियलाइज़ होना चाहिए कि ये जो कलेक्शन लेटर आया ये मेरे खुद के फ़ायदे के लिए आया है, ना कि सामने वाला मुझ पे गुस्सा कर रहा है। वो जस्ट मुझे याद दिला रहा है कि मेरा ये पेमेंट बाकी है। कलेक्शन लेटर जो है, एक-दूसरे के बीच में ये सीक्रेट्स होने चाहिए। दिस इज़ नॉट समथिंग व्हिच यू कैन शो इन ओपन, राइट? और सीक्रेट्स क्योंकि हम मेंटेन करते हैं तो कस्टमर का प्रेस्टीज जो है वो मेंटेन रहता है और इसीलिए कस्टमर का जो कलेक्शन लेटर्स हैं वो हमेशा एनवेलप में भेजे जाते हैं। अब इसके कुछ मॉडल लेटर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला और मेरे ख्याल से 2 ही हैं। नहीं 3 है। चलो तो सबसे पहला जो कलेक्शन लेटर है, वो ये है कि आपको एक कस्टमर है आपका जिसने आपसे क्रेडिट पे गुड्स लिए हैं और पेमेंट करने के लिए अच्छा खासा समय जो है, कंसिडरेबल टाइम जो है वो निकल चुका है। आपको उनका ध्यान खिंचवाना है कि बिल अभी भी अनपेड है। तो भरत इलेक्ट्रॉनिक्स लिख रहे हैं किसको? शाहजहां इलेक्ट्रिक हाउस को। आप कोई भी इंसान का नाम, कोई भी फर्म का नाम लिख सकते हैं एज़ यू ऑल नो। कि आपका एक लेटर है 15 फरवरी 2016 का जिसके हिसाब से हमने आपको 100 पीसेस जो हैं कदम फैन्स के और 150 पीसेस सूर्य किरण ट्यूबलाइट के आपको भेजे थे। हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रोडक्ट है ये आपका जो है सेल इसका इस प्रोडक्ट का मार्केट में अच्छा हो रहा है। हमने इन गुड्स का एक कॉपी जो है बिल का वो आपको हम भेज दे रहे हैं आपके रेफरेंस के लिए टोटली 1,90,000 रुपीज़ हो रहे थे। इसका पीरियड जो है वो 15 मई को पे करने का पूरा हो गया है। तो इस मैटर पे थोड़ा ध्यान दीजिए और नीडफुल करिए थोड़ा जल्दी। रेगुलर पेमेंट करने से होता क्या है कि हमारा बिज़नेस रिलेशन जो है एकदम अच्छा मज़बूत बना रहता है और हम इसमें बिलीव करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इस बात को जानते होंगे और इसमें विश्वास रखते होंगे। थैंक यू। ये हो गया ओनर। अब ये जो नॉर्मली कोई कस्टमर है, जो नॉर्मली रेगुलर है पेमेंट देने में, लेकिन इस बार आपने उनको पेमेंट के लिए बहुत बार रिमाइंड करवाया, फिर भी उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, ठीक है? ना तो पेमेंट किया है, ना ही रिस्पॉन्स दिया है। तो समय वॉच कंपनी, साउथ गुजरात वॉच कंपनी को लिख रहा है क्योंकि यहाँ पर डेट 15 अगस्त 2016 है, तो इसीलिए इन्होंने गुड विशेज़ ऑन इंडिपेंडेंस डे भी लिखा है कि आपका आने वाला फेस्टिवल भी हमारा बिज़नेस रिलेशन अच्छा बनाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। कि हमने 10 जून 2016 को आपको बहुत बड़े अमाउंट में अलग-अलग वॉचेस जो हैं वो दी थी क्वांटिटी में। हमने आपको इसकी पेमेंट के लिए 20 जुलाई को रिमाइंडर लिखा था 25,000 का पेमेंट है। क्रेडिट पीरियड जो है वो पूरा हो गया, उसके बाद भी 15 दिन पूरे हो गए, हमें आपसे कोई जवाब नहीं मिला। आपका स्पेशल फीचर रहा है, आपका ये खासियत रही है कि आप पेमेंट हमेशा रेगुलरली करते हैं। हम आपका जो बिज़नेस में आपका ये जो डेडिकेशन है, हम बड़ी सराहना करते हैं उसकी। पेमेंट में डिले होना, लेटर का रिप्लाई ना आना, इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ पर कोई तो प्रॉब्लम हुई है फ़ाइनेंशियली। हम आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं, लेकिन आपका रिप्लाई जो है हमें ये आइडिया देगा कि आपकी सिचुएशन है क्या आखिरकार, आपकी प्रॉब्लम क्या है इस समय। हमें आपसे रिस्पॉन्स की उम्मीद है और कोऑपरेशन की उम्मीद है, एबीसी ओनर जो है वो लिख रहा है। तो अब एक लास्ट लेटर है कि नेशनल पब्लिशिंग हाउस जो है गोदरा, वो डिसअपॉइंटेड है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पेमेंट उनको मिली नहीं है। हालाँकि उन्होंने कलेक्शन के लिए बहुत बार कोशिश बड़े सॉफ्टली करी है। तो नेशनल पब्लिशिंग हाउस लिख रहा है सरस्वती बुक भंडार को, मिला था 5 जुलाई 2016 को उसमें हमने आपको 100 कॉपीज़ जो है गुजराती निबंध माला की 11th-12th की और साथ में 50 कॉपीज़ गुजराती इंग्लिश डिक्शनरी की हमने आपको भेजी थी। टोटल अमाउंट जो है बिल का 18,000 है। 2 रिमाइंडर हम भेज चुके हैं, पहला 1 सितंबर, दूसरा 15 सितंबर। उसके बावजूद भी कोई आपसे सही हमें जवाब, रिस्पॉन्स मिला नहीं है। ये एटीट्यूड जो है बिज़नेस के लिए बड़ा रिस्की होता है, एक-दूसरे के संबंध जो है बिज़नेस में बिगड़ जाते हैं। हमारे प्रीवियस लेटर्स में हमारा एटीट्यूड यही रहा है कि कोऑपरेट हम आपको करेंगे और इसका आप पे कोई असर मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ है।
और साथ-साथ में हमने आपसे जब टेलीफ़ोन पे भी बात करने की कोशिश की, तब भी हमें कोई सही जवाब नहीं मिला। आपका बिहेवियर जो है एक अच्छे बड़े बिज़नेसमैन जैसा है नहीं। हमने सारे अटेम्प्ट्स कर लिए, सारी कोशिशें कर ली आपसे पेमेंट लेने के लिए। ये लास्ट टाइम है जब हम आपको याद दिला रहे हैं कि 25 अक्टूबर 2016 तक आप हमारा पेमेंट दे दीजिए। उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट भी चल गया है और अगर आप नहीं कर पाएँगे तो हमें लीगली प्रोसीड करना पड़ेगा, यानी वी हैव टू गो टू द कोर्ट। अब लास्ट है कि अनपेड बिल जो है वो लेने के लिए हम उन्हें बोल रहे हैं कि अब हम लीगल स्टेप्स ले रहे हैं। हम उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि लीगल स्टेप हमने ले लिया है या हम ले रहे हैं। स्पीड स्टार साइकिल स्टोर जो है वो लिख रहा है मारुति साइकिल स्टोर को कि सर हमने 3 बार आपको रिमाइंड करवाया कि हम आपको बताना चाहेंगे कि आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप हमारे 35,000 रुपीज़ का जो बिल है, बिल की डेट है 31 दिसंबर और आज हो गई है 15 मार्च, ठीक है? तो मतलब कुल मिलाकर के 3 महीने हो गए। आपने इतनी सी भी आपने वो नहीं करी मेहनत नहीं करी कि आप हमारा रिप्लाई दे दें या हमारे रिटर्न लेटर्स को आप कभी पढ़ें या रिप्लाई दें। हमें लीगल एक्शन लेना पड़ रहा है क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है वो एकदम बेदरकारी वाला है, आपने कोई जवाबदारी नहीं ली है। फाइनली जैसे हमने आपको ईमेल भेजा था 5 मार्च 2017 का कि अगर हमें 20 मार्च तक हमारा पेमेंट नहीं मिला इंटरेस्ट के साथ, तो हम लीगल प्रोसीजर के लिए जाएँगे हमारे लॉयर के पास। इसका आप ध्यान रखिए, एबीसी ओनर आपको लिख रहा है। चलिए, तो ये चैप्टर पूरा हो गया। इस चैप्टर में अपन ने पढ़ा क्या? देखें सबसे पहले कि अगर आपको कोई फ़ाइनेंशियल स्टेटस किसी बिज़नेस का सही मिलता है, तो ही आप उसको गुड्स जो हैं क्रेडिट पे दीजिए। सेलर जो है गुड्स भेजने से पहले आपका पूरा फ़ाइनेंशियल स्टेटस चेक करेगा, फिर ही वो गुड्स क्रेडिट पे देगा। अगर सही ओपिनियन मिलता है, कस्टमर ऑनेस्ट है और उसके बाद भी वो बिल्स नहीं दे पा रहा है, तो ज़रूरी है कि उसका कोई ऐसा सिचुएशन आ गया हो या कोई प्रॉब्लम आई हो, तभी वो बिल नहीं दे पा रहा। और दूसरी बात अगर वो बिल नहीं देगा तो मार्केट में रिसेशन आ भी जाएगा। ऐसे में कलेक्शन लेटर्स जो हैं वो बहुत पोलाइट लैंग्वेज में लिखने चाहिए, सामने वाले को नुकसान मतलब उसको बुरा ना लगे और इसकी 3 स्टेजेस हैं जैसे हमने ऊपर देखा। कुछ कस्टमर्स या बायर्स हमें ध्यान नहीं देते हैं, पैसे पे नहीं करते हैं इंटेंशनली यानी जानबूझ के वो ऐसा करते हैं। ऐसे में या तो आप उनको डराइए, धमकाइए कि हम कोर्ट जाएँगे और ऐसा कह कर के उनसे अनपेड बिल्स जो हैं वो रिकवर करवाए जाते हैं। ये रियल लाइफ सिचुएशन है। चलिए चैप्टर पूरा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे।